हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समास में अलुक समास को पढ़ेंगे। अलुक समास यह एक गौण समास है, यानी प्रधान समास में 4 से 6 ही आते हैं। 4 हैं लेकिन तत्पुरुष के भी 2 मुख्य हो जाते हैं, इस तरह 6 हैं। बाकी समास गौण समास में आ जाते हैं, यानी अप्रधान। तो इस तरह से अलुक समास आज हम लोग जानेंगे। किसको? अलुक समास को। अलुक समास किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अलुक यानी अलुप्त, जिसकी विभक्ति लुप्त नहीं होती है, जिसकी विभक्ति लुप्त नहीं होती है। इसको हम समास का अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि समास का नियम यह है कि समास होने पर बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है और पूरा पद एक हो जाता है, उसे ही हम समास कहते हैं। लेकिन अलुक समास हट के है। अलुक समास इन सब से अलग है। इसमें ठीक उल्टा है, इसमें विभक्ति लुप्त नहीं होगी, उसे ही हम अलुक समास कहते हैं। आइए देखते हैं इसको, अलुक समास को। और यह अलुक भी तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि अलुक का मतलब लुप्त नहीं होना, अर्थात जिस समासिक शब्द के मध्य की विभक्ति का लोप न हो उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे सरसी जायते, सरसी जायते, सरसिज क्या हो गया? सरसिज यानी सरसिजह। अब देखिए, सरसी यानी तालाब में, जायते जन्म लेता है। अब देखिए, और सरसी जह, सरसी जह, सरसी ज्यों का त्यों रह गया, अब जायते के लिए जह आ गया। तो सरसी जह से हम समझ लेते हैं कि जो तालाब में जन्म लेता है उसे सरसी जह कहते हैं। यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, सरसी ज्यों का त्यों है, इसलिए यह अलुक समास है। जब ऐसा पद कहीं आपको दिखाई दे दे, परीक्षा में आ जाए, तो आप झट से कह दीजिए कि यह अलुक समास है। विग्रह कर रहे हैं आप, सरसिजा का विग्रह करेंगे सरसी जायते, अब विग्रह कर रहे हैं उस समय आपको जो विभक्ति आ रही है वही विभक्ति आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, तो यह अलुक समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण है खे चरती। खे चरती, खे चरह, खे माने आकाश में, खे माने आकाश, ख माने आकाश होता है, उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाइए तो खे बन गया। खे चरती यानी जो आकाश में विचरण करता है उसे खेचरह कहते हैं। खेचरह यानी पक्षी, ठीक है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो विग्रह है खे चरती, यहाँ पर विग्रह में तो विभक्ति दिखाई देती है। हर समास का नियम है कि जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति दिखाई देगी, लेकिन जब समास होगा तो विभक्ति छुप जाएगी। लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कुछ अलग ही है, अलुक समास का कुछ अलग ही नियम है। यहाँ पर विभक्ति दिखाई देती है समास होने पर भी। देखिए, यहाँ समास हो गया फिर भी विभक्ति दिखाई दे रही है। खे, खे ज्यों का त्यों है, जो विभक्ति बीच में आई है वह ज्यों का त्यों है, और चरती के लिए हम चरह शब्द ले लिए हैं। इसी तरह से आगे देखिए, बने चरती, बने चरह, बने चरह कहने से ही
यह पता चल जाता है कि जो वन में विचरण कर रहा है उसे ही वनेचर कहा जाता है। तो वन में जो वन में विचरण करता है यह समस्त पद हो गया। अब वनेचर यह समासिक पद हो गया। यह हिंदी में ऐसा हुआ, जो वन में विचरण करता है वनेचर, लेकिन संस्कृत में हम कहेंगे वनेचरति, यानी वन में विचरण करता है वनेचर। क्या कहेंगे? वनेचर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वने में यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति, और जब यहाँ समास हुआ है तो विभक्ति को छुप जानी चाहिए थी कि वनचर, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, वनेचर ही लिखाता है। तो यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ पर क्या है? विभक्ति है। तो इस तरह यह अलुक समास का उदाहरण है, यानी यहाँ विभक्ति नहीं छुप रही है, विभक्ति नहीं हटाई जा रही है, इसलिए यह अलुक समास का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं अगले पृष्ठ पर और भी उदाहरण है। अंतेवसति, अंतेवासी, अंतेवासी। क्या कहते कि अंतेवासी, वह अंतेवासी यानी जो अंतः में रहता है, वो अंतः में रहता है, अंतेवस्ती। तो अंते यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में है, और यहाँ समास हुआ है, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति में उसी तरह से अंतेवासी, उसी तरह अंते, उसी तरह से यहाँ विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए यह भी अलुक समास का उदाहरण है। युधि तिष्ठति, युधि युद्ध में, तिष्ठति यानी जो ठहरता है, जो स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है। युधि यहाँ पर देख रहे हैं, युधि ज्यों का त्यों है, यहाँ विग्रह में युधि है और यहाँ भी युधि है, ज्यों का त्यों, विभक्ति ज्यों की त्यों है। युधिष्ठिरः, तिष्ठति के लिए स्थिरः हम ले लिए, युधिष्ठिरः ऐसा, यानी युधिष्ठिर शब्द आता है, पूछता है कौन सा समास है, आप कह दीजिए कि यह अलुक समास है। मनसा कृतम, मनसा कृतम, मन से किया गया, मन से किया गया। अब इसका समास जब हम बनाएंगे तो मन कृतम ऐसा नहीं लिखते हैं, मन कृतम ऐसा या मनस्कृतम ऐसा नहीं लिखते हैं, मनसा कृतम ऐसा ही लिखते हैं। यहाँ देखिए इसमें तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, जब विग्रह है तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, और जब समास है तो भी ठीक वैसे ही मनसा तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, यहाँ भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। इस तरह यह भी अलुक समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण है दुरात आगतः, दुरात आगतः, दुरादागतः, दूर से आया, दूर से आया यानी दूर से आया हुआ। दुरात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। अब समास इसका हम यहाँ बना रहे हैं, तो दुरादागतः जब इसका संधि करेंगे तो दुरात आगतः ऐसा ही होगा, यानी यहाँ भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, यहाँ भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। इस तरह यह भी अलुक समास का उदाहरण है। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसी तरह से आगे देखिए, समीपात आगतः, समीपात आगतः यानी समीप से आया हुआ, समीप से आया हुआ। अब समीपादागतः, समीपादागतः एक ही में है इसलिए है, जब इसको हम संधि करेंगे तो समीपात आगतः ऐसा ही होगा।
यहाँ भी विभक्ति नहीं छुपी हुई है, यहाँ भी विभक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ भी विभक्ति दिखाई दे रही है। इस तरह से क्या है कि यह जो है अलुक समास का उदाहरण है। इस तरह से यह अलुक समास का उदाहरण है। आप देख पा रहे हैं कि किसी में भी विभक्ति नहीं छुपी है। जैसा कि मैं बताई कि अलुक समास में विभक्ति नहीं छुपती है और किसी भी उदाहरण में विभक्ति छिपी हुई नहीं है। इस तरह आप लोग अलुक समास को देखें, अलुक समास को जानें कि किस तरह से समास होने पर भी इसकी विभक्तियों का लोप नहीं हो रहा है। आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आऊँगी। आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।